बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Four identical particles of equal masses 1 kg made to move along the circumference of a circle of radius 1 meter under the action of their own mutual gravitational attraction. The speed of each particle will be, here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as gravitational force, जो कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट के बीच लगता है, kept at a distance of r, and it is given as g into m1 m2 divided by r square. यहाँ पे हमारे पास m1 m2 पार्टिकल के मासेस को इंडिकेट करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो m1 और m2 के बीच की डिस्टेंस है उसको हम r से शो करते हैं. कैपिटल जी यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को इंडिकेट कर रहे हैं. साथ में हम यहाँ पे बात करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट विल बी गिवन एज mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r. तो क्वेश्चन को अगर हम रीड करें तो इट इज स्टेटिंग फोर आइडेंटिकल पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस 1 kg मेड टू मूव अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर अंडर द एक्शन ऑफ देयर ओन म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन. द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल विल बी. तो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि सपोज हमारे पास यहाँ पे किसी पर्टिकुलर केस में जो पार्टिकल है वो कुछ इस तरीके से सिचुएटेड है. ये हमने सर्कल पाथ को कंसिडर कर लिया यहाँ पे, और इसके यहाँ पे हमने चार मासेस को इस तरीके से प्लेस कर रखा है. एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे, थर्ड वन इज हियर एंड फोर्थ वन इज हियर. इस तरीके से हमने इसकी पोजीशन यहाँ पे बना ली है, और इनका जो मास है वो इक्वल है, दैट इज ऑफ द 1 kg. तो हम किसी भी एक पार्टिकल को यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं. सपोज हमने यहाँ पे जो पार्टिकल है इसको नंबरिंग दे दी 1 2 3 एंड 4, और जो फोर्थ पार्टिकल है, पहले हम ये देखेंगे इस फोर्थ पार्टिकल पे जितने भी रिमेनिंग मासेज है वो कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और कितना फोर्स लगा रहे हैं. सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट पार्टिकल होगा ये इसको अपनी डायरेक्शन में F1 इस तरीके से अट्रैक्ट करेगा. थर्ड पार्टिकल यहाँ पे अपनी साइड इस तरीके से अट्रैक्ट करेगा विद F3 फोर्स, एंड जो F2 हमारे पास फोर्स होगा वो पार्टिकल सेकंड लगाएगा इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन. क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पे जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इसका नेचर अट्रैक्शन का होता है. जो फर्स्ट पार्टिकल है फोर्थ पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, सेकंड भी अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, थर्ड भी अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा. तो इस तरीके से F1 F2 F3 हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया. अब हम यहाँ पे इसकी रेडियस मान लेते हैं. सपोज ये r के बराबर है, तो यहाँ पे ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये भी r के बराबर होगी. तो इस केस में अगर हम फोर्थ और फर्स्ट पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस को देखेंगे तो हम पाइथागोरस थ्योरम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट विल बी गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, वो हो जाएगा 2r स्क्वायर. तो सीधे हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे r√2. सिमिलरली यहाँ पे ये जो डिस्टेंस आएगी ये भी r√2 के बराबर आएगी. एंड सेकंड और फोर्थ पार्टिकल हमारे पास जो है इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी ये हमारे पास 2r के बराबर आएगी. तो सबसे पहले हम यहाँ पे अगर F2 फोर्स की बात करें, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में गिवन है, दैट विल बी गिवन है g इंटू मासेस सेम है तो m1 m2 हमारे पास सेम आएंगे, तो m स्क्वायर हम लिख सकते हैं सीधे डिवाइडेड बाई 2r स्क्वायर, वैल्यू आ जाएगी g इंटू एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4r स्क्वायर. दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1. नाउ इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे F2 जो हमने फोर्स निकाला है उसी के जैसे F3 फोर्स की जो वैल्यू होगी दैट विल बी g इंटू एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो डिस्टेंस है ये r√2 है, इसका स्क्वायर करेंगे, दिस विल बी गिवन एज 2 इंटू आर स्क्वायर. यह आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 2. इसी तरीके से हम यहाँ पे जो हमारे पास F1 फोर्स है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट विल बी गिवन एज g इंटू एम स्क्वायर. ये जो डिस्टेंस है r√2 है, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 2r स्क्वायर. और ये हमारे पास यहाँ पे जो फोर्सेस की डायरेक्शन है हमने इंडिकेट कर रखी है. इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं. लेकिन हमें यहाँ पे स्पीड निकालनी है, क्योंकि अगर हम ऑब्जर्व करें यहाँ पे हर एक पार्टिकल जो फोर्थ पार्टिकल है उसको इस तरीके से अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, और ये यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं. तो जब ये सर्कुलर पाथ में इस तरीके से मूव करेंगे तो सेंटर की ओर यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा, जिसको हम यहाँ पे mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r से इंडिकेट करेंगे. और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, हमें पता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये किसी न किसी अदर फोर्स से यहाँ पे प्रोड्यूस होता है. तो जितने भी ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहे होंगे ऑन फोर्थ पार्टिकल, दैट विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर दैट पर्टिकुलर पार्टिकल. यानी हमारे पास यहाँ पे Fc की जो वैल्यू होगी तीनों पार्टिकल का जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसके बराबर हमें ये वैल्यू देखने को मिलेगी. नाउ सबसे पहले हम नेट ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे. दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ द ऑल द फोर्सेज F1 प्लस F2 प्लस F3. नाउ अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें हमारे पास जितने भी फोर्सेस गिवन है वो कुछ इस तरीके से इंडिकेटेड है. जो
F2 है, इसकी डायरेक्शन हमारे पास ये दे रखी है, F1 ये फोर्स है और F2 हमारे पास ये फोर्स है। नाउ यहाँ पे हम F2, F1 और जो हमारे पास यहाँ पे F3 फोर्सेस दे रखे हैं, इनको इनके कंपोनेंट में रिजॉल्व करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम ऑब्जर्व करें तो F3 और F1 की जो वैल्यू है हमारे पास उन मैग्नीट्यूड में वो सेम है। लेकिन अगर हम यहाँ पे एंगल की बात करेंगे, इस पर्टिकुलर एंगल की, ये हमारे पास R दे रखा है, ये वाला जो हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस है ये भी R के बराबर है। टेन थीटा की अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें ताकि हमें यहाँ पे थीटा की वैल्यू मिल जाए, दैट विल बी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, दोनों सेम है तो 1 आ जाएगी, यानी थीटा की वैल्यू इस पर्टिकुलर केस में 45 आ रही है। तो F1 को हम दो कंपोनेंट में यहाँ पे रिजॉल्व कर सकते हैं। पहला कंपोनेंट आएगा हमारे पास यहाँ पे F1 cos 45 डिग्री और दूसरा कंपोनेंट आएगा हमारे पास यहाँ पे F1 sin 45 डिग्री। इसी तरीके से F3 की वैल्यू भी ये भी सेम है हमारे पास, ये भी 45 डिग्री आएगा। नाउ यहाँ से अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास ये जो एंगल बनेगा 45 डिग्री बनेगा। इसके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट में रिजॉल्व करें, दिस विल बिकम F3 cos 45 डिग्री और ये बनेगा हमारे पास यहाँ पे F3 sin 45 डिग्री। जैसे अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, F1 और F3 मैग्नीट्यूड में सेम है, sin 45 भी दोनों जगह सेम है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन यहाँ पे जस्ट अपोजिट है, तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो नेट फोर्स आएगा, अगर हम इसकी बात करें, दिस विल बी गिवन एज F1 प्लस F2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे G इंटू एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R स्क्वायर cos 45 डिग्री। इसी तरीके से F3 की वैल्यू आ जाएगी G इंटू एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R स्क्वायर cos 45 डिग्री। नाउ F1 की जो वैल्यू थी दैट वाज G इंटू एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4R स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम देखें cos 45 की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी, दिस विल बी गिवन एज G इंटू एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2√2 R स्क्वायर और ये भी आ जाएगा G इंटू एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2√2 R स्क्वायर। नाउ यहाँ से अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो m की वैल्यू है वो 1 है और रेडियस भी हमारे पास 1 के बराबर दे रखी है। तो या तो हम इसमें से G इंटू एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इसको कॉमन लेके इसको सॉल्व करें, या हम इनकी वैल्यू सीधे यहाँ पे 1 रख दें। हमारे पास वैल्यू बनेगी G डिवाइडेड बाई 4 प्लस G डिवाइडेड बाई 2√2। हमने m की वैल्यू R की वैल्यू 1 दे दी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यह आ जाएगा G डिवाइडेड बाई 2√2। यहाँ से हमारे पास जो G डिवाइडेड बाई 4, अगर मैं इसको कॉमन ले लूँ, दिस विल बी गिवन एज 1 प्लस, ये दोनों वैल्यू सेम है, दिस विल बिकम 2 इंटू G डिवाइडेड बाई 2√2। हमारे पास जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी गिवन एज 2√2 के बराबर। नाउ यहाँ पे ये तो हमारे पास आ गया नेट ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन जो ये नेट ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा और क्वेश्चन में हमसे स्पीड पूछी गई है, इसी का यूज करके हम यहाँ पे इसकी स्पीड को निकाल सकते हैं। सो वी कैन राइट दिस विल बी गिवन है G/4 इंटू 1 प्लस 2√2 और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी गिवन एज m इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। v की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास हमें फाइंड आउट करनी है, m 1 kg है और r हमारे पास 1 मीटर के बराबर दे रखा है, तो हम सीधे इसको v स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू भी 1 है और रेडियस की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पे 1 मीटर के बराबर गिवन है। तो जो v की वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ g इंटू 1 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाई 4। तो इस केस में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ g इंटू 1 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाई 2। दिस विल बी द स्पीड फॉर द गिवन पार्टिकल। क्वेश्चन में हमारे पास यही पूछा गया था, द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल विल बी g डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस 2√2। अगर हम गिवन ऑप्शंस को देखें तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ए है दैट इज मैचिंग विद द आंसर। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।